वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट 7 जो कि 22 जुलाई के लिए है उसको पढ़ेंगे। आपको पता है बच्चों, आपकी जो वर्कशीट है इतिहास की समझ भाग 2 है। इससे पहले हम भाग 1 पढ़ चुके हैं जिसमें इतिहास के बारे में, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, मध्यकालीन, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक, और इसके अलावा का जो मतलब इतिहास के पहले का जो काल है प्रागैतिहासिक काल, उसके बारे में पढ़ा था। उनके बारे में कुछ जो प्रश्न थे उनके जवाब हमने दिए थे। अगर आपने वो वर्कशीट नहीं की है या पहली बार आप हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और 9th क्लास की वर्कशीट को सर्च करके उसमें से वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज इतिहास की समझ का दूसरा भाग। भारत की वर्तमान आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। भारतीय इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म और आर्यों के आने से कर सकते हैं। इन दो चरणों को आमतौर पर पूर्व वैदिक और वैदिक युग के रूप में वर्णित करते हैं। ईसा पूर्व 4वीं सदी, आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व में सम्राट अशोक के अधीन भारत का एकीकरण देखा गया और बौद्ध धर्म एशिया के कई हिस्सों में फैल गया। अब देखिए, समझते हैं बच्चों कि भारत में जो आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत है यह केवल एक दिन की नहीं है, बहुत लंबी इसकी प्रक्रिया है। हम देखते हैं हमारे देश में भाषाएं बहुत सारी हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत खान पान रहन सहन में बहुत ज़्यादा विविधता है। तो ऐसा नहीं है कि यह अभी की है, ये सालों से जो हमारा इतिहास है और उसका जो प्रक्रम चल रहा है इतिहास में, उसकी विरासत है। भारत में आप देखेंगे, इतिहास पढ़ेंगे कैसे बौद्ध धर्म है, फिर विदेशी इस्लाम धर्म आया, ईसाई आए, फ्रांसीसी आए, ब्रिटिश आए, इन सब का और बहुत सारे आक्रमणकारी आए। तो उन सब के मेल से आके ही बस गए हमारी संस्कृति में। बहुत ज़्यादा हमारी संस्कृति विरासत काफ़ी ज़्यादा धनी हुई, रिच हुई, और इसी कारण से भारत की विरासत बहुत ही बड़ी है और हमारे देश में विविधता में एकता है, ऐसा कहा जाता है। भारतीय इतिहास की शुरुआत अगर हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से होती है और या आर्यों के आगमन से। इनको दो चरणों में हम बांटते हैं, यानी कि एक तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको बोलते हैं पूर्व वैदिक और वैदिक युग, यानी जो आर्यों का युग है उसे वैदिक युग बोलते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है आर्यों के युग में वेदों की रचना हुई थी। ईसा पूर्व 4वीं सदी में सम्राट अशोक, जो कि मौर्य वंश का शासक था, इसने बहुत ज़्यादा विजय की और भारत के एकीकरण का प्रयास देखा जाता है, और इसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। आपको पता है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म, अशोक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इसने बहुत ज़्यादा काम किया था। इसने कई सारे इसके अपने पुत्रों को, अपने बहुत सारे मंत्रियों को, दरबारियों को और विद्वानों को दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। सम्राट अशोक के सर्वाधिक शिलालेख प्राप्त होते हैं और सम्राट अशोक ने बहुत ज़्यादा शिलालेख रखवाए। शिलालेख मतलब बच्चों जो पत्थरों पे लिखवा दिए जाते थे, तब तो कापी पेन होता नहीं था, तो पत्थरों पे ही वो लिखवा देते थे और वह चीज़ें खुदाई से या जहाँ पे वो हैं, जब साक्ष्यों को खोजा गया तो मिले हैं। हमारे देश का राजकीय प्रतीक सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। आपने देखा होगा हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक है वह कहाँ से लिया गया है? अशोक का स्तंभ है सारनाथ में, उससे लिया गया है, जिसे आप सिक्कों, बैंक नोटों, सरकारी दस्तावेजों और आधिकारिक मोहरों पर जरूर देखते हैं। वो जो चिन्ह है हमें इन जगहों पर दिखाई पड़ता है। पहली सदी में ईसाई धर्म सीरियाई व्यापारियों के साथ केरल पहुँचेगा। अब देखिए, अभी तो बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, हिंदू धर्म पहले से ही जो जिसे सनातन धर्म बोलते हुए था ही। अब पहली सदी में आपको पता है ईसा पूर्व और ईसवी, यानी ईसा मसीह के जन्म से ही हम ईसा पूर्व और ईसवी का बंटवारा करते हैं। तो ईसा मसीह के बाद पहली सदी में ईसाई धर्म सीरियाई व्यापारियों द्वारा, किनके? सीरियाई व्यापारियों द्वारा केरल में पहुंचा। तो सबसे पहले जो ईसाई धर्म है वो कहाँ पहुंचा? केरल में पहुंचा। पहली सदी में स्थापित गुप्त वंश के साम्राज्य को भारत का उस समय का स्वर्णिम काल कहा जाता था। और आप देखते हैं पहली सदी में ही भारत में एक गुप्त वंश आया और यह गुप्त वंश को भारत
का स्वर्णिम काल कहा जाता है, क्योंकि गुप्त वंश में जो साहित्य की, संगीत की और कलाओं की बहुत ज़्यादा प्रगति हुई, इसीलिए इसको स्वर्ण काल कहा जाता है। अब आपको पता है मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के प्रवर्तक माना जाता है। उनके बाद 8वीं सदी में इस्लाम पहली बार अरब व्यापारियों के साथ केरल में भारत आया। यानी आप देखेंगे ईसाई धर्म भी सबसे पहले केरल में आया और इस्लाम धर्म भी भारत में सबसे पहले केरल में आया। 11वीं शताब्दी तक भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में मजबूती से स्थापित हो गया था। आप देखेंगे कि जो सल्तनत काल है, वो जो सारे जो तुर्क या अरब आक्रमणकारी थे, उन्होंने जो अफ़गानिस्तान का क्षेत्र है, यहाँ से जैसे गजनी से महमूद गजनी आया था, गोर प्रांत से गोरी आया था, फिर गोरी मर गया तो उसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इन सब ने धीरे धीरे भारत पे साम्राज्य किया। फिर इनके जो गुलाम थे, इन सब ने या उनके गुलाम के पुत्र पुत्रियों ने, ऐसे करके सल्तनत वंश की स्थापना हुई, जो 11वीं-12वीं शताब्दी तक भारत में बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका थे। दिल्ली के चौहानों को हराकर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई और इसके लगभग 320 वर्ष बाद मुग़ल साम्राज्य स्थापित हुआ। और आपको पता है सल्तनत काल जब समाप्त हुआ तो 1526 ईस्वी में मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर ने दिल्ली पे विजय प्राप्त की और मुग़ल वंश की स्थापना की। इस काल में भारत में एक बार फिर से राजनीतिक एकता का बड़ा पैमाना हासिल किया। मुग़ल साम्राज्य में लगभग आप देखेंगे काबुल, कांधार से लेकर के दक्षिण भारत तक पूरा भारत एक हो गया था, मुग़ल साम्राज्य का हिस्सा था। उसमें मुग़ल साम्राज्य दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य में से एक था। इस काल में भारत में राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल, सेन, चालुक्य, सातवाहन, परमार, अहोम, चोल, पांड्य, विजयनगर साम्राज्य भी फले फूले। और इन्हीं के साथ में ये सब जो राजवंश थे, छोटे छोटे राजवंश थे, ये दक्षिणी भारत में, उत्तर या पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में फले फूले। इस काल में अनेक महत्वपूर्ण इमारतें भी अपने समय की कहानी स्वयं बताती हैं। और इसी काल में चाहे सल्तनत काल हो, चाहे मुग़ल काल हो, या विजयनगर का, या चोल का, पांड्य का, परमार का, इन सब का काल हो, चालुक्य काल हो, इसमें बहुत सारी इमारतें बने गई, जैसे कुतुब मीनार है, लाल किला है, ताजमहल है, कंदरिया महादेव मंदिर है, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, चित्तौड़ का विजय स्तंभ है। ये उस काल की कहानी या इतिहास खुद बताती है। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म शुरू किया। अभी तक भारत में इस्लाम था, ईसाई आ गए थे, आपको पता है बौद्ध जैन थे ही, हिंदू धर्म था। नानक देव ने कौन सा धर्म शुरू किया? सिख धर्म। कबीर, मीरा, चैतन्य देव, सूरदास जैसे भक्ति धारा के महत्वपूर्ण संत थे। आपको पता है 15वीं शताब्दी से 15वीं-16वीं शताब्दी में भारत में भक्ति काल माना जाता है, क्योंकि इस काल में बहुत ज़्यादा ऐसे साधु संत हुए जिन्होंने जिनकी भक्ति ज़्यादा थी और उन्होंने एक अलग तरीके की भक्ति पर जोर दिया। उस समय जब समाज में जो आडंबर आ गए थे, उनको तोड़ते हुए समाज को नई दिशा दिखलाई। आप देख रहे होंगे यहाँ आपके ऊपर चित्र दिया है, इसमें चैतन्य महाप्रभु हैं, ये बहुत बड़े भक्त थे और समाज सुधारक थे। ये रहट है और ये इबादत खाना एक ऐसा स्थान होता था जहाँ पे अकबर विभिन्न धर्म के धर्मावलंबियों के साथ बैठ के चिंतन मनन और उनसे वाद विवाद करता था। कृषि में रहट, नहर व तालाब, लोहे के हल, चरखे से बहुत विकास हुआ। यह काल कृषि उत्पादों, हस्तकला, मूर्तिकला, व्यापार एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में भारत का स्वर्णिम काल रहा है। आप देखेंगे कि जो मुग़ल काल हो या उससे पहले का काल हो या उसके बाद का, बहुत सारी चीज़ों में विकास हुआ। नहरें बना दी गई। पहले जहाँ केवल हल था, हल के फावड़े से लोग आप देखेंगे जो आदि काल है जिसमें आदि मानव है, वो पत्थर से कुल्हाड़ी बनाते थे या पत्थर से प्रयोग करते थे। धीरे धीरे लोहे का आविष्कार हुआ, तांबे का आविष्कार हुआ, नहर, रहट ये सब चली, तो कृषि में धीरे धीरे नई तकनीकी आने लगी और बहुत ज़्यादा विकास हुआ। और फिर हस्तकला का विकास हुआ, मूर्ति कला का विकास हुआ, व्यापार बढ़ा, स्थापत्य कला मतलब जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई। और इन्हीं कारणों से आप देखेंगे मुग़ल काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, गुप्त काल को भी स्वर्ण काल कहा जाता है। भारत के गर्म मसालों के साथ सूती व रेशमी कपड़े पूरी दुनिया के व्यापारियों को आकर्षित करते थे। और भारत में सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ थी कि भारत में जो मसाले पाए जाते थे, मसाले भारत में पाए जाते थे दक्षिणी भारत में।
और यहाँ के सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र जो है ना, पूरी दुनिया में जब व्यापारी आते थे, व्यापारियों को ललचाते थे, क्योंकि ये बहुत उच्च कोटि के होते थे और पूरी दुनिया के लोग इनके लिए काफ़ी आकर्षित होते थे। इसीलिए जो विदेशी व्यापारी आते थे, यहाँ से ले जा कर के उनको कई गुना दाम में बेचते थे। आपको पता है, जब सबसे पहले वास्को डी गामा भारत आया था, तो उसने जितने में मसाले खरीदे थे, उसके 60 गुना ज़्यादा में जाके उसने यूरोप में उसे बेचा था। यानी इतना ज़्यादा इन्हें लाभ होता था और इतनी ज़्यादा उनको मांग थी विदेशों में। तो हमने बच्चों ये पढ़ा। अब हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की धार्मिक विरासत की संपन्नता को पहचान कर लिखिए। इसमें भारत की धार्मिक विरासत को लिखना है, यानी आपको लिखना है कि भारत धार्मिक रूप से विविधता वाला देश है। हमारे देश में हिंदू धर्म है, इस्लाम है, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध आदि अनेक धर्म हैं। तो ये आप लिखेंगे हमारे धर्म, जो देश की धार्मिक विविधता है। दूसरा प्रश्न है, ईसाई व इस्लाम धर्म के सबसे पहले केरल में आने के क्या कारण हो सकते हैं? बच्चों, आपको पता है केरल भारत के, देख रहे हैं ऐसे भारत का नक्शा है, तो केरल यहाँ पे यानी समुद्र तट। और ये जो यूरोपीय जो अरब आते थे, ये समुद्र मार्ग से ही आए हैं, क्योंकि व्यापार के लिए पहाड़ियों से, आपको पता है इधर पहाड़ हैं और इधर से ठंड होता था, तो उनके लिए रास्ता बहुत जो है दूभर था, यहाँ से आए हैं। तो व्यापार की क्यों कारण से आने का कारण क्या था? पहली बात तो समुद्र मार्ग और व्यापार, क्योंकि केरल में मसाले होते थे और मसालों की मांग बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे इन देशों में, इसलिए ये व्यापार के कारण, चूँकि इनको आकर्षित करते थे ये लोग, इसी कारण से केरल में सबसे ज़्यादा ये लोग आए। दो कारण थे, पहली बात तो समुद्र में स्थित यानी समुद्र मार्ग से इसकी पहुँच थी, और यहाँ के मसाले। तीसरा प्रश्न है, भारत की कुछ ऐतिहासिक इमारतों की सूची उनके स्थान, निर्माता और उनकी विशेषता के साथ बनाइए। तो बच्चों, हम एक दो आपको बता दे रहे हैं, बाकी आप अपनी किताब में पढ़ेंगे, सबकी विशेषता आपको बताई गई है। जैसे आप ले लीजिए कुतुब मीनार। कुतुब मीनार किसने बनवाया? सबसे पहले इसकी स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक। ये है कहाँ? दिल्ली में है। प्रसिद्ध क्यों है? यह भारत की सबसे बड़ी मीनार है और ईंट की बनी दुनिया की सबसे बड़ी मीनारों में से एक है। यह 73 मीटर ऊंची है। तो ये इसकी विशेषता होगी। ऐसे ही हम ताजमहल पे आ जा सकते हैं। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। कहाँ है ताजमहल? कहाँ है? दिल्ली में कि आगरा में? आगरा में है। क्यों है? ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। 7 जो आश्चर्य हैं, 7 अजूबों में से एक है। यह सफ़ेद संगमरमर का बना है। ऐसे ही आप देख लेंगे कंदरिया महादेव मंदिर। तो कंदरिया महादेव ये है एमपी में, मध्य प्रदेश में, और इसको चंदेल राजाओं ने बनवाया था। उसका नाम था गंड। यह अत्यंत प्रसिद्ध मंदिर है। ऐसे ही आप देखेंगे कि राजराजेश्वर तंजौर का, तो यह कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। कावेरी नदी है उसके दक्षिण में।
दक्षिण में, बच्चों मैं लिख रहा हूँ लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, वो सुन के आप लिख सकते हैं, उतार सकते हैं। अगर आपको लग रहा है तेज़ बोल रहे हैं तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। इसको बनाया किसने था? चोल वंश का शासक था राजराज प्रथम ने। हाँ, इसकी विशेषता यह है, यह द्रविड़ शैली का, द्रविड़ शैली, मंदिरों की कई शैलियाँ होती हैं, उन पर हम कभी फिर चर्चा करेंगे। द्रविड़ शैली में बना है, इतना भी लिख देंगे बहुत है। तो ऐसे ही आप और भी जो आपकी या किताब आपने जो आप पढ़ेंगे चैप्टर उसमें दिया गया है तो उसमें से आप उनके बारे में खोज सकते हैं, नहीं तो आप गूगल पे भी टाइप करके उनके बारे में लिखेंगे तो बहुत सारी जानकारी उपलब्ध होगी। भारत विदेशी व्यापारियों को सदैव आकर्षित करता था, इसके कारण क्या थे? सीधा से साथ है कि भारत के मसाले, सूती वस्त्र और रेशमी कपड़ों की मांग पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए विदेशी व्यापारियों को भारत सदैव आकर्षित करता था। अब आपको क्या करना है? प्रश्न 5 है, भारत के मानचित्र से विभिन्न साम्राज्यों और शासकों को क्षेत्र दर्शाइए। तो बच्चों आपको मानचित्र लेना पड़ेगा इसके लिए। आपको भारत के मानचित्र ऐसे सिंपल सा लेंगे और उसको दर्शाएंगे। जैसे हम बता देते हैं कि मान लीजिए आप ये भारत मान लीजिए, ऐसे ही लिख लिए। अब ये पाकिस्तान हो गया, यहीं से आपका अफ़गानिस्तान ऐसे ही शुरू हो जाता है। पहले यहाँ से अफ़गानिस्तान में जो काबुल कांधार मुग़ल साम्राज्य में, यहाँ से लेकर के मुग़ल साम्राज्य लगभग यहाँ तक फैला हुआ था, तो ये नहीं, ये कुछ दक्षिण के राज्य रह गए थे जो मुग़ल साम्राज्य में नहीं थे, और ये कुछ राज्य यहाँ तक हो गया था, रह गए थे, और कश्मीर का राज्य थोड़ा बहुत जो था वो उनके पूरा कब्जे में नहीं था। तो ये मुग़ल साम्राज्य से हो सकता है। ऐसे सम्राट अशोक का साम्राज्य पे हम देख सकते हैं कि वो कहाँ तक था। तो जब आप मानचित्र अपनी किताब पढ़ेंगे, देखेंगे, तो वहाँ पे आपको मिलेगा, आप उनसे उनके चित्र को दर्शा लीजिए। अगर आपको उसमें भी कोई दिक्कत होती है तो आप आके कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, हम इस पर भी अलग से एक वीडियो बना देंगे। तो प्यारे बच्चों, आपकी 9th क्लास की वर्कशीट ही समाप्त होती है। काफ़ी थोड़ा लंबा हो गई वर्कशीट, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में चीज़ें आपको समझानी पड़ी हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। इसमें बहुत सारी ज्ञान की चीज़ें आपको मिलेंगी, तो इसे आप खुद देखिए, वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, वह इतिहास के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर सके। धन्यवाद।